नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ संख्याओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। कुछ लगभग 10 प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन आता है और ये होते हैं स्कोरिंग कैसे, टाइम एकदम बिल्कुल जीरो, टाइम लगता ही नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि इंफॉर्मेशन के बेस पर रहेंगे। हमें एक जानकारी अगर मालूम रहेगी तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके लिए हमने संख्याओं के प्रकार तो पूरा विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक चार्ट मैं लेके आया हूँ, एक रिवीजन हो जाए ऐसा कि भाई प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी होती है। कहने का मतलब प्राकृत संख्या जो होती है ये सभी चीज़ें हमें मालूम है, 1 2 3 4 डैश 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 ऐसा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और इससे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। एक एक जोड़ते चले जाओ, प्राकृत संख्या अगली आपको मिलते जाएगी। जो प्राकृत संख्या है उसमें अगर मैं शून्य को शामिल कर दूं, ये प्राकृत संख्या जो है उसमें शून्य को अगर मैं शामिल कर दूं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको होल नंबर या W से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है और पूर्ण संख्या में शून्य शामिल हो जाता है। जितनी भी प्राकृत संख्या है सारी की सारी पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पर चार्ट में आपको क्लियर दिखाई दे रहा। इसके बाद में होता है पूर्णांक, आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जितनी भी हमने प्राकृत संख्या यहाँ पर पढ़ी है वो सारी की सारी आ जाएगी। जितनी भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पढ़ी है ये सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी इसके अंतर्गत। और लेकिन इसके ऋणात्मक भी संख्या आ जाएगी, -1 -2 -3 और इसी प्रकार से डैश डैश डैश। इसको आई या जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये बातें मालूम है हमें। यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या को क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और परिमेय संख्या क्या होती है भाई, ये सारी जितनी भी दिखाई दे रही है ये सारी की सारी परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। और इसको P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और हमने बड़े विस्तार पूर्वक इसको समझा था, ठीक है ना। अभी बिल्कुल शॉर्ट में हम यहां पर समझ रहे हैं। और P और Q क्या है, P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स है। P और Q के जगह कोई भी इंटीजर रख दो आप, बस Q के जगह 0 नहीं आना चाहिए। तो इस ऐसी बनी संख्या को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसको Q डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दुनिया में ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और इसका कोई ऐसा स्पेशल सिंबल नहीं है, इसको Q डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या Q और ऊपर C भी लिख दिया जाता है, ऐसा भी लिख दिया जाता है। Q का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय के समूहों को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस बेस पर हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ये सब बेसिक की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन को आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर मालूम है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर आपको जानकारी है तो डायरेक्ट बनेगा, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलकर कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, होल नंबर जिसको बोला जाता है, या हिंदी में उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो सीधा इंफॉर्मेशन के बेस पर है। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, अलग अलग एग्जाम के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई,
क्या पूर्णांक होती है क्या? नहीं, ये तो होती नहीं है। हाँ, वास्तविक संख्या होती, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या वास्तव में देखा जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूहों से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये बातें हमें मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है। वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है? याद रहे कि वर्गमूल किसी भी संख्या के ऊपर लगा है, जैसे 3 के ऊपर लगा है, 9 के 8 के ऊपर लगा है, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आप बोलोगे कि सर 16 के ऊपर भी अगर वर्गमूल लगा दिया तो ये अपरिमेय संख्या होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हल करने पर ये वर्गमूल गायब हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि 4 परिमेय संख्या। वर्गमूल किसी भी संख्या के ऊपर लगा जाए और उस वर्गमूल को नहीं हटाया जा सकता तो वो संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कुछ तो हटाया भी जा सकता, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो 2√2, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि कुछ तो हट गया, कुछ नहीं, पूरा स्क्वायर रूट हटना चाहिए, वर्गमूल पूरे तरीके से हटना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर इरेशनल नंबर क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वास्तविक संख्याएं भी है। अगर रियल नंबर का ऑप्शन रहता तो रियल नंबर भी हो सकता था, ये ना वास्तविक संख्या भी है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। कोई संख्या परिमेय होती है यदि, कोई भी संख्या परिमेय होगी अगर P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक होना चाहिए। बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने इस वीडियो को पढ़ा था, पूरा डिटेल में पढ़ा था, पूरा 0 लेवल से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पर कुछ MCQ दिए जाए, तो ये MCQ मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी परिभाषा होती है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये पहला इसका ऑप्शन होगा। यह विषम संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है, सम भी तो होती है। यह समाप्त तो हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, यह पूर्णांक हो यह भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये होती तो है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? ये वाला होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। यहां पर दशमलव के रूप में लिखा हुआ देखिए, 0.3333 डैश डैश डैश, या तो फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3333 बार बार आ रहा तो दशमलव के बाद में जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो याद रहे कि ये संख्या कैसी है? अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, और पुनरावर्ती भी है, पुनरावर्ती, पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं या पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं हम। दशमलव के बाद में संख्याओं की पुनरावर्ती हो रही है, तो ऐसी संख्या को अशांत हो और पुनरावर्ती भी हो तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। और जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव, वो भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। शांत दशमलव भी परिमेय श्रेणी में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी क्या होती है? परिमेय। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, 3.79, यहां पर डैश डैश लगा है, क्या आगे कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? शांत दशमलव की श्रेणी में आता है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव और अशांत लेकिन पुनरावर्ती, तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान रखना। और अपरिमेय कैसा होता है? तो अशांत दशमलव, अशांत दशमलव
और अपुनरावर्ती, अपुनरावृत्ति। अगर ऐसी कोई संख्या है अशांत दशमलव रहेगी और अपुनरावर्ती रहेगी तो ऐसी संख्या अपरिमेय मतलब इसकी श्रेणी में आएगा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। आगे बात समझ में, जैसे उदाहरण के तौर पर 2.707007000 डैश डैश डैश। देखिए पुनरावर्ती, पहली बात तो शांत है क्या, नहीं है, डैश डैश मतलब आगे आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, दशमलव के रूप में लिखा तो हमने। और यहाँ 70 है फिर 700 आ गया, यहाँ 70 है फिर 700 आ गया, रिपीट हो रहा क्या, पुनरावर्ती हो रही क्या, नहीं, 70 के बाद 70 आएगा नहीं ना, 700 के बाद में 7000 आ गया, पुनरावर्ती हो रही क्या, नहीं हो रही है। जब पुनरावर्ती नहीं होगी तो ये अपरिमेय श्रेणी में आएगा, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। तो ये बातों को आपको याद रखना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल ये नहीं है कि एमसीक्यू करा देना, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी, आपका एक रिवीजन भी साथ साथ में चलते रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सभी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर होते हैं, हाँ रेशनल नंबर होते हैं, हाँ सभी पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। कोई भी पूर्णांक हो, जैसे मान लिया यह -7 है तो इसको -7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम, तो P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया। 9 लिखा है तो 9 को 9 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया। इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं हो सकते, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम लगता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर। तो यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपका टाइम बचाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम बचाते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये वाली संख्या क्या कहलाती है, तो ये तो आपको डायरेक्ट मालूम है कि ये प्राकृत संख्या होती है। और देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मतलब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते, इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण कौन सा है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण कौन सा है, तो आपको मालूम है कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कई बच्चे बोलते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि गलत है। एक्चुअल पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, लगभग 22/7 होता है। आई बात समझ में, हम कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 का उपयोग करते हैं। अच्छा पाई क्या है, तो पाई है एक वृत्त, कोई भी साइज का आप वृत्त खींच लो, इसकी जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, इसका और इसके जो डायामीटर है, व्यास, इसके अनुपात का मान होता है लगभग 22/7, यानी कि इसको पाई से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसका सरकमफ्रेंस और डायामीटर, इसका जो अनुपात होता है उसको पाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या को मिलाकर बनती है। याद रखना, वास्तविक संख्या की परिभाषा ही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि रियल नंबर प्राप्त होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक, अरे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए, बड़े सिंपल और एक इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन थे। अब इसका थर्ड टाइप है, इसके भी मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ।
और वो है अभाज्य और संयुक्त संख्याओं के आधार पर। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, इस बात को पहले और एक बार समझ लो। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, स्वयं। इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड एक हो, स्वयं हो, स्वयं, और इसके अतिरिक्त अन्य और एक गुणनखंड हो, कम से कम एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड, तो वो क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 11, इसका एक गुणनखंड है और स्वयं 11 भी है। जैसे 12, जिसका एक गुणनखंड भी है और स्वयं 12 भी है, 2 से भी विभाज्य हो रही है, 3 से भी विभाज्य हो रही है, 4 से भी विभाज्य हो रही है ना, बस ये काफ़ी है ना, ये काफ़ी है। स्वयं और एक से ज़्यादा अन्य किसी संख्या से भी अगर विभाज्य होती है तो ये क्या होगी, संयुक्त संख्या होगी, और ये असंयुक्त संख्या यानी कि अभाज्य संख्या होगी। क्लियर। मतलब अभाज्य संख्या, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और डैश 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 इसी प्रकार से आगे भी है। ये वाली संख्या अभाज्य संख्या होती है। ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि 100 तक आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। पहले हमने बेसिक पढ़ा, वहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक इसको हमने समझाया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, सम है ना, ये 2 से विभाज्य है। बाकी की कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, अगर इसके आगे होगा तो 2 से तो विभाज्य होगी, तो इसलिए आगे नहीं आएगी। ठीक है। सबसे छोटी विषम, केवल सबसे छोटी बोला जाएगा तो 2, और सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। ठीक है। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 1। अच्छा, 1 जो है वो न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या को भाज्य भी बोला जाता है, संयुक्त संख्या है। याद रखना, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही संयुक्त संख्या है। क्यों, अरे इसका केवल एक ही तो गुणनखंड है, स्वयं, जबकि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होना चाहिए। इनके सबके 2 गुणनखंड, एक स्वयं और एक, और संयुक्त संख्या के 2। तो ये वाला जो 1 के लिए जो नियम है ना, वो न तो संयुक्त संख्या की परिभाषा को संतुष्ट करता है, न ही अभाज्य संख्या की परिभाषा को संतुष्ट करता है, किसी को भी संतुष्ट नहीं करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या, ये तो 23 अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है, 21 ये 1 से भी विभाज्य होती है, 7 से भी होती है, 3 से भी होती है और 21 से भी होती है। तो ये क्या है,
संयुक्त संख्या है, मतलब कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाली है। ठीक है ना। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बोला है, तो सबसे छोटी कौन है? 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो भी 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो फिर 3 है। तो याद रहे, बिल्कुल बड़े मिलते जुलते से प्रश्न है। ठीक है ना। और मेरा ये सारे प्रश्न करने का, ये डायरेक्ट और सिंपल वाले क्वेश्चन करने का मतलब ही ये है कि ये क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन वाले बेस होते हैं, जो आपको नॉलेज, अगर आपको नॉलेज है तो ही क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज इसको हल करके नहीं किया जा सकता ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य, तो ये 19 तो अभाज्य है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी विभाज्य होती है, ये 7 से भी होती है, 3 से भी होती है, और ये 2 से भी होती है, 5 से भी होती है ना। कौन सी अभाज्य संख्या है? 115 5 से विभाज्य होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। ये कौन सी है? भाज्य संख्या है ना। 119 9 और 1 10 और 1 11 7 से विभाज्य हो जाएगी ये, है ना। तो 7 का 7 और 4 7 ही 49, ये 7 से विभाज्य होती है भैया, 1 से भी होती है और 7 से भी होती है, और एक 119 से भी होती है, और ये 1 से भी होगी, 5 से भी होगी, और भी किसी संख्या से होगी, उससे मतलब नहीं है। अगर 3 से हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा से विभाज्य हो रही, तो ये अभाज्य मतलब कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। ये वाली है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अच्छा, इसको पता करने का कोई तरीका है क्या? मैंने कोई तरीका बताया था सीधा सीधा। मुझे ये चेक करना है कि 127 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इससे जस्ट बाद एक ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग इससे बड़ा हो या बराबर हो। इससे नहीं आया समझ में? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, 9 का वर्ग कितना होता है? 81, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। आपको 12 का वर्ग और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। आपको क्या करना है? ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 127 से जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा। तो जस्ट बड़ा कौन सा? ये 144। किसका वर्ग है? 12 का वर्ग जो है इससे बड़ा है। तो आपको क्या करना है? ये 12 जो है ना, 12 या 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 2 3 5 7 11, ये वाली 12 या 12 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपको ये देखना है कि ये किससे किससे विभाजित होती है। 2 से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है ये। 7 और 9 10 संख्याओं का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है, इसलिए नहीं होगी। 7 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, 7 से आप डायरेक्ट ही 7 का 7 और बच गया 5 और 7 8 56, तो इससे भी विभाजित नहीं हो रही। 11 का 11, इससे भी नहीं होगी। छोटा सा नंबर है तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप चेक कर सकते, किसी से भी विभाज्य नहीं हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। आया समझ? मतलब इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपकी प्रैक्टिस रहती है, तो डायरेक्ट आप 127 से बड़ी कौन सी संख्या है, किसकी कौन सी संख्या का वर्ग इससे बड़ी है, तो ऐसी 12 का है, तो 12 से छोटे अभाज्य संख्या लिख ली, और इनसे अगर ये विभाज्य नहीं है तो ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। 143 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 143 किससे विभाज्य हो रही? तो ये 3 से हो रहा भैया, 3 से हो रहा नहीं, 3 से नहीं हो रहा। 11 का 11, 11 3 33, 11 और 13, और दोनों अभाज्य संख्या है, ये गुणनखंड हो सकते हैं इसके। तो एक डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा ये।
भाई दोनों का गुणा करेंगे और दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक न तो अभाज्य संख्या है न ही संयुक्त संख्या है, ऐसा क्यों? अभाज्य की परिभाषा बोलती है कि भैया ये एक और स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, जबकि ये एक से ही होती है विभाज्य। एक और स्वयं से होना चाहिए, जबकि ये केवल एक ही संख्या से विभाज्य होती है। दो संख्या से विभाज्य होना जरूरी है। और संयुक्त संख्या की परिभाषा बोलती है कि दो से ज्यादा संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो ये तो एक से ही हो रही ना, तो न तो संयुक्त संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है, ये इसका ओरिजिनल कारण है। विषम संख्या ये कोई कारण नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी कोई कारण नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी कोई कारण नहीं है। तो गलत ही लिखा है, ठीक है ना, कुछ चीजें। चलिए आगे बढ़ते हम। 10 से 50 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है जिसका उल्टा भी वही संख्या देता है? अरे भाई 10 से 50 के बीच में कौन सी संख्या है? तो क्लियर, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो सारी है, लेकिन उल्टा करने पर वही की वही संख्या आती है। तो क्लियर सी बड़ी सिंपल सी बात हो गई। हाँ, एक 11 को उल्टा दोगे तो भी 11 ही बनेगा, 13 को उल्टा होंगे तो 31 हो जाएगा, तो गड़बड़ है। 17 से 71 हो जाएगा, तो यही एक संख्या यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। चलिए, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखना भाई, ये याद रखने वाली बात है। 0 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या होती है। कहाँ से लेके? 0 से लेके 50 के बीच में 15, और 50 से लेके मतलब 51 से बोल दो आप, तो 50 से लेके 100 के बीच में जो होती है वो 10 अभाज्य संख्या होती है। और टोटल अगर पूछा जाए तो अब तो कोई बात ही नहीं है ना, 25 होती है। 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो 0 से लेके 50 के बीच में बोला है तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? ये तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है ये बोला है, तो यही वाली है ना भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। मतलब जस्ट एक इंफॉर्मेशन के बेस पर चल रहा। 2n+1 का कौन सा न्यूनतम मान n का मान नहीं है जिसके लिए यह संख्या अभाज्य नहीं? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, 2n+1 रख के देख लो ना। n का मान अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 मतलब 8 और 1 9। तो कौन सा मान अभाज्य संख्या नहीं है? तो ये कितना हो गया? ये 1, तो कितना हो गया? ये 9। ये अभाज्य संख्या नहीं है भाई, यही वाला सही होगा। 2 यहाँ 4 रखेंगे तो 2 की घात 4 मतलब 16 और 1 17, ये अभाज्य संख्या है। 5 रखेंगे तो 2 की घात 5 मतलब 32, 2 की घात 5 मतलब 32 और 1 33, ये भी भाज्य संख्या है। और ये 6 रखेंगे तो 64 और 1 65, ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो क्या पूछा है इसमें? अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? अभाज्य संख्या तो ये रखने पर अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये भी नहीं है। और 4 रखने पर कितना हो रहा था? 4 16 और 1 17, ये वाला हो जाएगा, है ना। बाकी की सारी भाज्य संख्या हमें मिल रही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का मामला एक कंप्लीट हुआ। 2 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए, संख्याओं के प्रकार और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो ये बड़े एक इंफॉर्मेशन और ट्रिकी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मिलेंगे हम इसी प्रकार के, और भी कुछ टॉपिक है हमारे पास में, टोटल 10 टॉपिक है ना। तो अगले टॉपिक के साथ में थैंक यू ऑल दी।